अनुराधा मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मेरा नाम प्रिया है। मैं अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। मेरी उम्र 23 साल की हो चुकी थी। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, क्योंकि जब वे थे तब मुझे कभी प्यार की कमी महसूस नहीं हुई थी। वैसे मेरे भैया भी मुझे बहुत प्यार करते थे। भैया का नाम अंकित था। मैं उनसे उम्र में 4 साल छोटी थी। लेकिन जब से भाभी हमारे घर में आई थीं, उन्हें मेरे और भैया के प्यार से जलन होने लगी थी। भैया शुरू से ही मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। भाभी के आने के बाद भी जब भैया उनके जैसा ही सामान मेरे लिए लाने लगे तो भाभी का मूड खराब हो जाता था। फिर भी भैया कहते थे, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। क्यों? तुम मेरी पत्नी हो और प्रिया मेरी इकलौती बहन है, इसलिए मैं दोनों के लिए एक जैसा सामान लाता हूं। भैया ने भाभी से हमेशा साफ साफ कह रखा था कि मेरी बहन के साथ कभी गलत बर्ताव करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं। इस बात से भाभी थोड़ी दबी दबी सी रहती थीं। मेरे भैया सचमुच बहुत अच्छे थे। भाभी का नाम मोहिनी था। भैया और भाभी की शादी प्यार से हुई थी। भैया ने खुद उन्हें पसंद किया था। भैया ने मुझे अपनी दादी के साथ रिश्ता लेकर भेज दिया था। लेकिन भैया भाभी का रिश्ता तय होने के 6 महीने बाद ही दादी भी इस दुनिया से चली गई थीं। मेरे मम्मी पापा की मृत्यु 7 साल पहले हो चुकी थी। उनके जाने के बाद भैया ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे अपनी भाभी से भी बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन भाभी ने मेरी किसी उम्मीद को पूरा नहीं किया। फिर भी वे इतनी बुरी भी नहीं थीं। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। भैया ने मुझ पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। हमारा परिवार अच्छा खाता पीता था। भैया की नौकरी बहुत अच्छी थी। भाभी से घर का ज्यादा काम नहीं होता था और मैं भी ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, इसलिए भैया ने घर में नौकर रखे हुए थे। हमारे घर में एक नौकर और 2 नौकरानियां काम करती थीं। हमारे घर के सामने एक नया किराना स्टोर खुला था। सुना था कि एक लड़के ने अपने घर में ही यह दुकान शुरू की है। यह घर काफी समय से बंद पड़ा था। उस घर का मालिक दूसरी गली में रहता था। उस लड़के ने यह घर खरीद लिया और वहां बड़ी सी किराना दुकान खोल दी। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। मैं दिन भर घर में बोर होती थी, इसलिए अक्सर अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखती रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे मामा की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थीं। इस वजह से मेरा घर से बाहर निकलना बरही का खटा गया था। एक दिन मेरी नज़र उस किराना स्टोर वाले लड़के पर पड़ी। वह बहुत अच्छा लगा। न जाने क्यों, उसे देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया। मैं अक्सर खिड़की से उसे देखती रहती थी। वह मोहल्ले के कुत्तों का बहुत ध्यान रखता था। अपनी दुकान से ब्रेड निकालकर उन्हें खिला देता था। सुबह सुबह उसकी दुकान के बाहर कुत्तों का झुंड जमा हो जाता था। वह उन्हें ब्रेड खिलाता और वे चुपचाप वहां से चले जाते। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद थे जो दूसरों की मदद करते थे। मैंने देखा कि उसकी दुकान पर कई भिखारी भी आते थे। वह उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। मैं उसे देखती रहती और मन ही मन मुस्कुराती थी। एक दिन मैं खिड़की से उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं फटाफट खिड़की से हट गई। उसके बाद उसने ध्यान देना शुरू कर दिया कि मैं उसे देखती हूँ। कभी कभी वह मुझे देखकर मुस्कुरा देता था। जब मैं घर से बाहर निकलती तब भी वह मुझे बड़े ध्यान से देखता था। शादी की तैयारियों के दौरान मैं तैयार होकर बाहर निकलती और फौरन भैया की गाड़ी में बैठ जाती। जब तक हमारी गाड़ी उसकी दुकान को पार कर आगे बढ़ती, वह मुझे देखता और मुस्कुराता रहता। न जाने ऐसा क्यों था। मैं उससे प्यार क्यों करने लगी थी? मैं उसे क्यों पसंद करने लगी थी? क्या वह भी मुझे पसंद करता था? वह मुझे देखकर क्यों मुस्कुराता था और मैं उसे देखकर क्यों शर्मा जाती थी? यह सारे सवाल मेरे मन में घूमते रहते थे। उसका नाम सुधीर था। हमारे घर का सारा राशन उसी की दुकान से आता था, क्योंकि उसकी दुकान काफी बड़ी थी। वैसे मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन हमारे घर में 2 नौकरानियां थीं, रीमा और पिंकी। दोनों मेरी उम्र की थीं। भैया ने रीमा को भाभी के काम के लिए रखा था और पिंकी को मेरे लिए। पिंकी ज्यादातर मेरे साथ रहती थी, मेरे सारे काम करती थी। रीमा भाभी के साथ रहती थी। भाभी ने तो रीमा को अपनी छोटी बहन बना लिया था। वे उसके साथ हमेशा बाजार जाती थीं। भैया भाभी की शादी के 2 साल बाद ऊपर वाले ने उन्हें बच्चे की खुशी दी।
तब से भाभी को रीमा का सहारा मिल गया था। रीमा उनके बच्चे को संभालती थी। भाभी जहां भी जाती रीमा को साथ ले जाती थीं। हमारे घर का नौकर गुरप्रीत था, जो पंजाब के एक छोटे से गांव से आया था। हम उसे प्यार से गुड्डू कहते थे। वह बहुत अच्छा लड़का था। घर के सारे बाहर के काम वही करता था। यहां तक कि दोपहर में भैया के ऑफिस में खाना भी वही पहुंचाता था। घर के लिए सब्जियां भी वही लाता था। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन मैं खिड़की पर खड़ी थी। पिंकी ने मुझे देख लिया। वह मेरे पास आई और बोली, दीदी, खिड़की पर खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। तुम्हें पता है ना कि मैं दिन भर बोर होती रहती हूं। भाभी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती थीं। उनका कहना था कि ज्यादा सहेलियों से मिलना जुलना ठीक नहीं। मैं भी ऐसी नहीं थी कि आवारा लड़कियों की तरह बाहर घूमती रहूं। मुझे अपने घर में ही सुकून मिलता था। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। घर में लैंडलाइन भी नहीं थी कि किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात कर लूं। पिंकी ही थी जिससे मैं अपने दिल की बात कह लेती थी। वह मुस्कुराकर बोली, यह सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि खिड़की से बाहर झांककर क्यों मुस्कुरा रही थीं? मैंने कई बार देखा है कि आप किसी को देखती हो या किसी बात पर मुस्कुराती हो। मुझे सब जानना है। मैंने कहा, किसी को नहीं, बस ऐसे ही बाहर देखती हूं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। बस इसी से मन में मुस्कुराहट आती है। कई दिन ऐसे ही बीत गए। मैं और सुधीर एक दूसरे को सिर्फ नजरों से जानते थे। मैं उसका नाम जानती थी, लेकिन पता नहीं वह मेरा नाम जानता था या नहीं। उसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता था। एक रात भैया घर आए। हम सब साथ में खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। बातों बातों में भैया ने बताया कि पड़ोस के शुक्ला जी के घर से न्योता आया है। हमें वहां जाना है। भाभी ने पूछा, क्या है उनके यहाँ? भैया बोले, उनके यहाँ बेटा हुआ है। वे अपने बेटे के जन्म की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि घर से सबको आना जरूरी है। शुक्ला जी का घर हमारे घर के ठीक बगल में था। वे अपना प्रोग्राम भी घर पर ही कर रहे थे। भाभी ने पूछा, प्रोग्राम कब है? भैया बोले, परसों है। भाभी ने कहा, परसों हम कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ना कि परसों हमें मेरी बहन की सगाई में जाना है। फिर शुक्ला जी के यहाँ कैसे जाएंगे? स्या दो कास में बड़ा स्पष्ट पड़ गए। शुक्ला जी के यहाँ जाना भी जरूरी था, क्योंकि वे हमारे पड़ोसी थे, और भाभी की बहन की सगाई में जाना भी जरूरी था, क्योंकि वह भैया की साली थी। भैया यह सब सोच ही रहे थे कि भाभी बोली, आप इतना क्यों सोच रहे हो? मुझे अपनी बहन की सगाई में जाना है और आपको मेरे साथ चलना है। ऐसा करते हैं कि शुक्ला जी के यहाँ प्रिया पिंकी के साथ चली जाएगी। बच्चे की वजह से मैं रीमा को अपने साथ ले जाऊंगी। आप भी हमारे साथ सगाई में चलो। इस तरह दोनों जगह कोई न कोई पहुंच जाएगा। भैया को भाभी का यह सुझाव ठीक लगा, लेकिन मैंने भाभी से कह दिया, भाभी, आप तो जानती हो कि मैं अकेले कहीं नहीं जाती। मैं वहां अकेले कैसे जा सकती हूँ? भाभी बोली, अरे तुम अकेले कब हो? तुम्हारे साथ पिंकी जाएगी ना। और वैसे भी तुम्हें वहां 2-3 दिन तो रहना नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए चली जाना, खाना खा लेना, 2-3 लोगों से थोड़ी बात कर लेना, फिर घर आ जाना। भैया बोले, हाँ प्रिया, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें अपने आस पड़ोस के लोगों से रिश्ते कमजोर नहीं करने चाहिए। पिंकी ने मुझे इशारे से कहा, दीदी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर मैं चुप हो गई। 2 दिन बाद मैं और पिंकी पड़ोस के घर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इतने प्यार से बुलाया था कि मैं मना नहीं कर सकी। उधर भैया और भाभी भी सगाई में जाने के लिए तैयार हो गए। मैं और पिंकी शुक्ला जी के घर पहुंच गए। वहां जाकर हमें बिल्कुल भी असहज नहीं लगा। शुक्ला जी की पत्नी और बहनें मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने शुक्ला जी के बच्चे के लिए एक तोहफा भी दिया। फिर हम सब खाना खाने चले गए। मैं और पिंकी खाना खा रहे थे, तभी अचानक मेरी नज़र सुधीर पर पड़ी। वह भी वहां मेहमान के रूप में आया था और खाना खा रहा था। उसे देखकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आज मैंने उसे बहुत करीब से देखा था। वह सचमुच बहुत अच्छा था। जब उसने मुझे शुक्ला जी के घर में देखा तो वह भी मुझे देखकर खुश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह इशारों से मुझसे कुछ कहना चाहता हो। वहां ज्यादा लोग होने की वजह से मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि वह मुझसे प्यार करने लगा है। मैं भी तो मन ही मन उससे प्यार कर रही थी। उस दिन हम शुक्ला जी के घर से वापस आ गए, लेकिन मैं बहुत खुश थी।
हमारे आने के थोड़ी देर बाद भैया और भाभी भी घर लौट आए। मैं भाभी को खुशी खुशी बता रही थी कि मुझे शुक्ला जी के घर जाकर बहुत अच्छा लगा और उनके परिवार से मिलकर भी। भाभी ने न जाने क्यों मुझे हैरानी से देखा। वे बोली, आज तुम बहुत खुश दिख रही हो। मैंने उनकी बात सुनकर अपनी खुशी थोड़ी कम दिखाई। भाभी ने कहा, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा, न ही तुम पड़ोसियों या रिश्तेदारों के यहाँ जाकर इतनी खुशी के साथ लौटी हो। आखिर बात क्या है? मैंने कहा, भाभी कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन बीत गए। रीमा और पिंकी अपने गांव वापस जाने की तैयारी करने लगीं। मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों अपने गांव क्यों जाना चाहती हो? यहीं रहो ना, तुम यहाँ रहती हो तो घर के काम कितने आसान हो जाते हैं। वे बोली, दीदी आप किसी और को नौकरी पर रख लो। रीमा और पिंकी एक ही गांव की थीं और आपस में चचेरी बहनें भी थीं। रीमा का रिश्ता तय हो चुका था। रीमा की वजह से ही पिंकी यहाँ नौकरी कर रही थी, क्योंकि वे बचपन की सहेलियां भी थीं। लेकिन अब पिंकी ने भी रीमा के साथ जाने का फैसला कर लिया था। वे दोनों एक साथ यहाँ आई थीं। भाभी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। रीमा की शादी होने वाली थी, लेकिन पिंकी यहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी। दोनों ने भैया से अपनी तनख्वाह ली, सामान बांधा और अपने गांव चली गईं। उनके जाने के बाद मैं घर में पिंकी के बिना बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। अब मैं अकेले कमरे में बैठी रहती और बार बार मेरा ध्यान सुधीर की ओर जाता। शुक्ला जी के यहाँ उसके इशारे मेरे मन में बार बार आते और मैं सोच सोचकर मुस्कुराती रहती। कई बार भाभी कमरे में आईं और मुझे किसी काम के लिए आवाज दी, लेकिन मैं सुधीर के ख्यालों में खोई रहती। एक बार भाभी ने मुझे झकझोरा और बोली, तुम्हें क्या हो गया है? अकेले बैठे बैठे कहाँ खो जाती हो? मैं घबरा गई। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ? वे बोली, मैंने कहा था कि एक कप चाय बना दो, तुम भी पी लेना और मुझे भी दे देना। जब से वो दोनों लड़कियां गई हैं, घर के काम में बहुत परेशानी हो रही है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोकते हुए बोली, पहले यह बताओ कि तुम कहाँ खोई रहती हो? मैंने भाभी को टालने की बहुत कोशिश की। वे बोली, देखो प्रिया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है। मेरे लिए तुम सगी बहन जैसी हो। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है या जिससे तुम उलझन में हो, तो मुझसे कह सकती हो। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जब से तुम शुक्ला जी के घर से आई हो, तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था? भाभी मेरे करीब आई और मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, हाँ भाभी, आप मेरे लिए बड़ी बहन जैसी ही हो। कोई बात होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यह कहकर मैंने भी उनके हाथ मजबूती से पकड़े। फिर मैं किचन में गई और भाभी व तेलई तो ने के देखी कि आधे अपने लिए चाय बनाकर लाई। मैंने देखा कि गुड्डू भैया भी दरवाजे पर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा और उन्हें भी एक कप चाय दे दी। अब मैं और भाभी ही किचन में काम कर रहे थे। भाभी ने भैया से कह दिया था कि नौकरानियों का इंतजाम कर लें। हर बार की तरह 2 नौकरानियां रखनी है, क्योंकि घर का काम बहुत है। भाभी को अपने बेटे की देखभाल के लिए भी एक अलग नौकरानी चाहिए थी, लेकिन अभी नौकरानियों का इंतजाम नहीं हो पाया था। इसलिए मुझे और भाभी को मिलकर सारा काम करना पड़ रहा था। मैं तो चुपचाप काम कर लेती थी, लेकिन भाभी काम करते करते बहुत गुस्सा हो जाती थीं। मुझे अब भाभी से डर लगने लगा था, क्योंकि वे बार बार किसी न किसी काम के लिए मेरे कमरे में आती जाती थीं। इसीलिए मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके ही खिड़की पर खड़ी होकर सुधीर को देखती थी। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि मुझे सुधीर से प्यार हो गया है। लेकिन मैं इस प्यार को ज्यादा दिन छुपा नहीं पाई। मेरी आंखों में उसकी मोहब्बत दिखने लगी थी। मेरी बातों में उसका जिक्र होने लगा था। भाभी का ध्यान अब फिर से मुझ पर था। एक दिन भाभी बोली, प्रिया, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूं। दूध उबल उबल कर बह गया। वे गुस्से में बोली, देखो तुमने क्या हाल कर दिया। दूध बाहर बह गया, सारा किचन गंदा हो गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ चला जाता है? तुम मुझे बिल्कुल दीवानी लगने लगी हो। मैंने चूल्हे पर दूध रखा और सुधीर के ख्यालों में इतना खो गई कि भूल ही गई कि दूध चढ़ा हुआ है। भाभी ने मुझे झकझोकर ख्यालों से बाहर निकाला। वे मुझे ढेर सारी बातें सुनाने लगीं और बोलीं, मैंने तुमसे कई बार कहा कि अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे बता सकती हो, लेकिन नहीं,
तुम न जाने किसके ख्यालों में खोई रहती हो और काम बिगाड़ती रहती हो। अब मैं हार गई थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ा सोचकर मैंने कहा, मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं भाभी को सब बता दूं। मैंने भाभी को अपनी पसंद के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। कोई अपनी होती तो शायद मेरी बात को दिल में दबा लेती, लेकिन भाभी तो भैया की पसंद थी और मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती थीं। मुझे क्या पता था कि जो बात मैं भाभी को अपना हमदर्द समझकर बता रही हूं, वे इसे दबा लेंगी और मेरी कमजोरी बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। भाभी बोली, हाँ हाँ बोलो प्रिया, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भाभी शायद इसी इंतजार में थीं। वे फौरन मुझे लेकर बाहर सोफे पर बैठ गईं और पूछने लगीं। मैंने कहा, भाभी आप पहले वादा करो कि आप भैया को कुछ नहीं बताओगी। मैंने उनसे वादा लिया। भाभी बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मत बताओ। यह कहकर वे थोड़े गुस्से में उठकर जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सबसे ज्यादा भरोसा आप पर ही है। मेरी बात सुनकर भाभी थोड़ा नखरे दिखाते हुए वापस बैठ गईं। वे बोली, अरे पगली, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, क्या बहनें कभी बहन का राज खोलती हैं? जो भी बात है तुम खुलकर बता सकती हो। उनकी बात से मेरी हिम्मत बढ़ा गई। मैंने घबराते हुए कहा, भाभी दरअसल बात यह है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। यह कहते हुए मैंने सिर झुका लिया। भाभी चौंक गईं और बोलीं, क्या? उनकी हैरानी जायज थी। उनके साथ मुझे कई साल हो गए थे, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसी बात नहीं की थी। मेरे अंदर चालाक लड़कियों जैसी कोई चालाकी भी नहीं थी। मैं एक शरीफ और समझदार लड़की थी। मेरे मुंह से मोहब्बत की बात सुनकर भाभी हैरान रह गईं। मैंने कहा, जी भाभी, यह सच है। यह कहते हुए मैंने अपनी गर्दन झुका ली। भाभी बोली, कौन है वह खुशकिस्मत? उनकी आवाज में प्यार था। उस पल वे मुझे मेरी दोस्त की तरह लगीं। मैंने उन्हें बताया, हमारे घर के सामने जो लड़का रहता है वही। भाभी बोली, अच्छा, वह किराना स्टोर वाला लड़का जो दिखने में बहुत स्मार्ट है और शर्माते हुए बात करता है? मैंने शर्माते हुए कहा, जी भाभी, वही। वे बोली, क्या तुम उससे बातें करती हो? क्या उससे मिलने भी गई हो? मैंने कहा, नहीं नहीं भाभी, मैं उससे बातें कैसे कर सकती हूं? मेरे पास न मोबाइल है, न मैं घर से बाहर निकलती हूं कि उससे मिलने जाऊं। भाभी ने पूछा, तो फिर तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया? मैंने कहा, मैं उससे दिल ही दिल में प्यार करने लगी थी। उसे खिड़की से नीचे उसकी दुकान में बैठे हुए देखती रहती थी। एक दिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। फिर उसने ध्यान देना शुरू कर दिया कि मैं उसे देखती हूं। उसके बाद वह भी मुझे देखने लगा। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते थे। आपको याद है ना, शुक्ला जी के यहां भी वह आया था। वहां उसने मुझे मुस्कुराकर कुछ इशारा किया था। तभी से मुझे लगा कि मेरी तरह उसे भी मुझसे प्यार है। मेरी बात सुनकर भाभी बोली, तुम सच में पागल हो गई हो प्रिया। यह कहकर वे हंस पड़ी। फिर बोली, चलो कल उस लड़के के घर चलते हैं, उसकी माँ से बात करते हैं। सुना है वह और उसकी माँ ही उस घर में रहते हैं। मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा, भाभी नहीं, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। भाभी ने मुझे उसके घर ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी वजह से न वे जा सकीं न मैं। फिर भी हर 2-3 दिन बाद भाभी मुझसे उसके घर जाने की बात करती रहती थीं। एक दिन भाभी ने जबरदस्ती मुझे तैयार कर लिया। वे बोलीं, सुना है उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है। चलो, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं, उसकी माँ की तबीयत देखने चलते हैं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन भाभी मुझे जबरदस्ती उसके घर ले गईं। उसने मुझे अपनी दुकान से घर के दरवाजे पर खड़ा देख लिया। वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे साथ भाभी थीं। हमने उसके घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर चले गए। घर में उसकी माँ थी। भाभी ने कहा, हम आपके सामने वाले घर में रहते हैं। फिर भाभी उसकी माँ से बातें करने लगीं। मैं चुपचाप वहां बैठी रही। उसे पता चल गया कि मैं उसके घर आई हूं। वह बहाने से अंदर आया और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कमरे में चला गया। भाभी उसकी माँ से बातें करती रहीं और बीच बीच में मुझे कोहनी मारती रहीं। बातों बातों में उसकी माँ ने बताया,
हम यहाँ कुछ दिन पहले ही आए हैं। ये तो हमें पहले से पता था। फिर उन्होंने कहा, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मैं अपने बेटे की शादी जल्द करना चाहती हूँ ताकि बहू आ जाए और मेरी देखभाल करे। यह सुनकर भाभी ने मुझे मुस्कुराकर देखा। मैं शर्मा गई। इसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। उस दिन से भाभी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वे किसी न किसी बहाने सुधीर का नाम ले लेती और मुझे छेड़ती रहती थीं। हम दोनों अब भी एक दूसरे को देखते रहते थे। मैं बस यही सोचती थी कि काश मेरे पास मोबाइल होता तो मैं सुधीर से बात कर पाती। लेकिन मुझे भैया से डर लगता था। अगर भैया को पता चल जाता कि मैं सुधीर से बात करती हूँ तो उनका गुस्सा भयानक होता। मुझे अच्छा लगता था जब सुधीर गर्दन उठाकर ऊपर मेरी ओर देखता था। मैं चाहती थी कि वही मुझे प्रपोज करे, लेकिन वह भी अभी कुछ नहीं बोल रहा था। न जाने हमारे नसीब में क्या लिखा था। क्या हम बस एक दूसरे को देखते ही वक्त गुजारते रहेंगे? एक दिन दोपहर के 2 बज गए, लेकिन सुधीर ने अपनी दुकान नहीं खोली। यह देखकर मैं हैरान थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी दुकान बंद हो। वह तो रोज दुकान खोलता था। न जाने क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान थी। सारा दिन बीत गया, लेकिन सुधीर कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने दरवाजे से उसके घर की ओर देखा तो वहां भी ताला लगा था। वह कहाँ चला गया था? मैं इतनी बेचैन हो गई कि मुझे देखकर गुड्डू भैया बोले, क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है? मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने पीछे देखा कि कहीं भाभी मुझे गुड्डू भैया से बात करते न देख लें। मैंने चुपके से पूछा, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो? वे बोले, हाँ दीदी, पूछो। मैंने कहा, यह सामने वाली किराना दुकान आज बंद क्यों है? उन्होंने कहा, पता नहीं। सुना है कल रात उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। शायद उन्हें अस्पताल ले गए हैं। आपको कोई काम था? मैंने कहा, हाँ, मुझे कुछ सामान मंगवाना था। वे बोले, आप मुझे लिस्ट दे दो, मैं बाजार से ला दूंगा। लेकिन मैंने उन्हें टाल दिया। मुझे लगा कि 1-2 दिन में सुधीर वापस आ जाएगा, लेकिन 2 दिन बीत गए और वह नहीं आया। इन दिनों मैंने भैया के व्यवहार में बहुत बदलाव देखा। वे मुझसे बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। वे कहते, घर के अंदर ही रहा करो, ज्यादा बाहर मत निकला करो। वे ऐसा क्यों कह रहे थे? उन्हें तो पता था कि मैं वैसे भी बाहर नहीं जाती। कई दिनों तक मैंने उनका ऐसा बर्ताव सहा। एक दिन भाभी ने भी कहा, मुझे लगता है तुम्हारे भैया को तुम्हारे और सुधीर के बारे में पता चल गया है। मैंने कहा, भाभी, उन्हें कैसे पता चल सकता है? यह बात तो सिर्फ आपको और मुझे पता है। मैं परेशान हो गई। भाभी बोली, अच्छा, परेशान मत हो। अगर कुछ हुआ भी तो भैया मुझसे बात करेंगे। मैं सब संभाल लूंगी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। लेकिन भैया हमेशा गुस्से में रहने लगे थे। न जाने उन्हें क्या हो गया था। भाभी उनके इस बर्ताव पर मुझे डांटती थीं। वे कहती, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब हो गया। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो बता दो। तुम्हारे भैया हमेशा गुस्से में रहते हैं। कोई तो बात है। वे पागल थोड़े हैं जो बेवजह माहौल खराब करेंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। भाभी मुझ पर क्या इल्जाम लगा रही थी? मैंने तो कुछ नहीं किया था। और कई दिनों से सुधीर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब भैया और भाभी के बीच न जाने किस बात पर झगड़े होने लगे। झगड़ा हमेशा भाभी शुरू करती थीं। मैं कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे, लेकिन वे दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। उनके झगड़ों के बीच मैंने कई बार भैया को भाभी से कहते सुना, मैं जल्द से जल्द प्रिया की शादी कर दूंगा, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैं न जाने कितने दिनों से सुधीर का इंतजार कर रही थी। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था कि उसे फोन करके सब बता सकूं। हफ्ता होने को आया, लेकिन सुधीर अभी तक नहीं लौटा। उसी दिन भैया घर आए और भाभी को खुशखबरी सुनाने लगे। वे बोले, आज लड़के वाले प्रिया को देखने आ रहे हैं। बस दुआ करो कि रिश्ता पक्का हो जाए। वे बहुत अमीर लोग हैं। मम्मी पापा से मैंने वादा किया था कि प्रिया की शादी अच्छे परिवार में करूंगा, जहां वह खुश रहेगी। मैं बस अपना वादा पूरा करना चाहता हूं। भैया ने गुड्डू भैया से नाश्ते का इंतजाम करने को कहा और बोले, किसी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। उस दिन भैया ऑफिस भी नहीं गए। मुझसे भैया ने कोई बात नहीं की। बस भाभी से कहा, इसे अच्छे से तैयार कर देना, यह उन लोगों को पसंद आ जानी चाहिए। अगर आज यह उन्हें पसंद आ गई तो इसकी किस्मत बदल जाएगी। यह सुनकर भाभी हैरान रह गईं। जब भैया ने बताया कि वे लोग बहुत अमीर हैं तो भाभी के होश उड़ गए। भाभी मेरे पास आईं और बोली, अब क्या होगा?
तुम्हारी और सुधीर की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। मैंने कहा, भाभी, मुझे भैया के गुस्से से बहुत डर लग रहा है। वे मुझसे नाराज क्यों हैं? भाभी बोली, क्या पता उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया हो। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वे बोली, अच्छा ठीक है, आज तुम्हारे भैया घर पर हैं, इस बारे में ज्यादा बात मत करो। शाम को लड़के वाले मुझे देखने आए। उन्होंने मुझे तुरंत पसंद कर लिया। वे बड़ी सी गाड़ी में आए थे और मुझे ढेर सारे पैसे भी दे गए। शादी भी उन्होंने जल्दी तय कर दी। लड़का अमेरिका में अच्छी नौकरी करता था और शादी के बाद मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाने वाला था। लड़का दिखने में भी बहुत अच्छा था। भैया इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मेरा रिश्ता पक्का हो गया। भैया को इतना खुश देखकर मैंने अपने दिल से सुधीर का ख्याल निकाल दिया। मेरे लिए अपने भाई की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरी इज्जत पर दाग मत लगाना। मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी इसके साथ कर दूंगा। फिर तुम अपने घर चली जाना। जब तक ऐसा कोई काम मत करना जिससे मेरा नाम खराब हो और मेरा सिर नीचा हो। न जाने भैया ऐसी बातें क्यों कह रहे थे। भैया के जाने के बाद भाभी मेरे पास आईं और बोलीं, यह तुम क्या करने जा रही हो? तुमने अभी अपने भाई को सुधीर और अपनी मोहब्बत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, भाभी, मैं सुधीर से मोहब्बत नहीं करती। अगर हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई तो क्या हुआ? अधूरी रहे, लेकिन मेरे भाई की खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनका सिर नीचा नहीं होने दूंगी। अगर सुधीर मेरी मोहब्बत के बारे में जानता और मेरे घर इज्जत से रिश्ता लेकर आता तो शायद भैया मेरी शादी उसके साथ करवा देते। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए तो शादी कैसे हो सकती है? मैं शादी भैया की मर्जी से ही करूंगी। यह कहकर मैंने भाभी को चुप करा दिया। लेकिन भाभी बार बार मुझे सुधीर की मोहब्बत का हवाला देती रहीं। वे कहती, इस रिश्ते से मना कर दो, ऐसा करोगी तो तुम्हारी मोहब्बत बच जाएगी। मैंने भाभी को मना कर दिया और कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूं। मेरी शादी 1 महीने बाद तय हुई थी, लेकिन अगले ही हफ्ते जिस लड़के से मेरा रिश्ता पक्का हुआ था उसे अमेरिका जाना था। उसके घरवालों ने आकर कहा, हम साधारण तरीके से अपनी बहू को ले जाएंगे। हमारा बेटा अपनी पत्नी के साथ अमेरिका जाना चाहता है, इसलिए शादी में देरी नहीं कर सकते। भैया को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। वे लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे, लेकिन भाभी से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे बार बार कहती, इस रिश्ते से मना कर दो। मैंने उनकी बात नहीं मानी। भैया और गुड्डू भैया ने मिलकर 2 दिनों में शादी की सारी तैयारियां कर दी। लेकिन शादी से 1 रात पहले गुड्डू भैया अचानक गायब हो गए। मैं खिड़की पर खड़ी सुधीर की दुकान को देख रही थी। न जाने वह अपनी माँ को लेकर कहाँ चला गया था। शादी का वक्त आ गया। मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया गया। मेरे ससुराल से कुछ लोग और मेरा दूल्हा आए। ससुराल वालों ने कहा, 1 महीने बाद हम धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे। अभी हम इसे विदा करके ले जाना चाहते हैं। मैं दुल्हन बनकर तैयार थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी सुधीर की याद थी। भाभी ने मुझे कमरे में रहने को कहा। शादी में कुछ खास मेहमान ही आए थे। भाभी मुझे मंडप में लेकर गईं। वहां बहुत सारे लोग थे। भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप की ओर ले जा रही थीं। तभी अचानक उन्होंने मुझे जोर से भैया की ओर धक्का दे दिया। भैया ने मुझे फौरन पकड़ लिया। भैया बोले, यह क्या बदतमीजी है? तुम क्या कर रही हो? सारे मेहमान मुझे घूरने लगे। भाभी की यह हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन भाभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वे भैया से बोली, अंकित, अपनी बहन को संभालो। यह घर से भागने की तैयारी कर रही थी। मैंने भाभी को हैरानी से देखा। मैंने कहा, भाभी, आप मुझ पर यह कैसा इल्जाम लगा रही हैं? वे बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। फिर भैया से बोली, अंकित, तुम्हें यकीन नहीं तो मेरे साथ इसके कमरे में चलो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी सीधी सादी बहन की सच्चाई दिखाती हूं। वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। भैया बार बार कह रहे थे, तुम क्या कह रही हो? चुप रहो, आखिर तुम चाहती क्या हो? लेकिन भाभी भैया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें मेरे कमरे में ले गईं। मैं और बाकी लोग उनके पीछे पीछे गए। भाभी बोली, देखो, तुम्हारी बहन के कमरे में रस्सी पड़ी है, और यह देखो, इसका बैग। भाभी ने एक बैग उठाकर दिखाया। भैया बोले, ये सब क्या है? भाभी बोली, यह तुम्हारी बहन के भागने की चीजें हैं। इस रस्सी को बांधकर यह लटक कर भागने वाली थी। यह बैग इसके कपड़ों का है
और तुम जानते हो ये किसके साथ भागने वाली थी? ये गुड्डू के साथ भागने वाली थी। गुड्डू पहले ही यहाँ से चला गया और उसने इसके साथ मिलकर प्लान बनाया था। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। न जाने कब से इनके बीच यह सब चल रहा था। तुम्हारी बहन मुझे धोखा देती रही, लेकिन आज जब मैंने इसे बैग तैयार करते देखा तो समझ गई कि यह हमारी बदनामी करने वाली है। मैं भैया को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि भाभी झूठ बोल रही हैं। मेहमान एक दूसरे को देख रहे थे और मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। भैया ने अपना सिर पकड़ लिया और बोले, तुम ठीक कहती थीं कि तुम्हें प्रिया पर शक है, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने कहा, भैया भाभी झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड्डू भैया को तो मैं अपना भाई मानती हूँ। भैया मेरे पास आए और मुझे झकझोर कर बोले, तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी? अब शादी करो और यहाँ से चली जाओ। तभी लड़के की माँ और पिता बोले, नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। लड़के ने भी कहा, माँ पापा चलो यहाँ से, मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। भैया उनके आगे हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलकर वे चले गए। मेरी बारात वापस लौट गई। मेरे पास रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मेरी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। सबके जाने के बाद भैया ने मुझ पर थप्पड़ बरसाए। मैं भाभी से बोली, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भाभी बोली, तुम हो ही चरित्रहीन, हमारे घर में रहोगी तो हमारी इज्जत खराब कर दोगी। उन्होंने भैया से कहा, इसे अभी घर से निकाल दो। मैंने भैया के आगे हाथ जोड़े, बहुत रोई, लेकिन भैया पर कोई असर नहीं हुआ। वे बोले, आज तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई। भैया ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास के लोग यह तमाशा देख रहे थे। मैं दुल्हन के जोरे में ही घर से निकल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि भाभी मेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगी। चलते चलते मैं सड़क पर आ गई। मुझे रास्ते भी ज्यादा नहीं पता थे। रात हो गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। कोई मेरा दर्द समझने वाला नहीं था। मैं सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि इस काली रात को कहाँ गुजारूं। तभी एक जवान लड़की मेरे पास आई और बोली, बहन तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कहा, यही मेरी मंजिल है। मेरी किस्मत खराब है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? वह बोली, तुम बहुत दुखी लग रही हो, क्या वक्त ने तुम्हें सताया है? मैंने कहा, नहीं, वक्त ने नहीं, अपनों ने मुझे सताया है। उस लड़की ने मुझसे पूछा, बताओ क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? मैंने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। मेरे कपड़ों को देखकर वह समझ गई कि मैं एक ऐसी दुल्हन हूं जो दुल्हन बनने से पहले ही बर्बाद हो गई। मेरी बात सुनकर उसने अफसोस जताया और बोली, मेरे साथ चलो। मैं भी ऐसी ही लड़की हूं। मेरे साथ कई सारी लड़कियां एक एनजीओ में काम करती हैं। वहां हमें रहने की जगह मिलती है। हमें मजबूत और सक्षम बनाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ वहां रह सकती हो। तुम में कोई हुनर है तो वहां की लड़कियों को उस हुनर से कामयाब बना सकती हो। मुझे रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित छत चाहिए थी, इसलिए मैं उसके साथ चली गई। वह मुझे अपने एनजीओ ले गई। वहां पहुंचकर मैं हैरानी से सबको देख रही थी। मैंने समझा कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अनाथ नहीं हूं। मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जो माता पिता के बिना एनजीओ, अनाथ आश्रम या गर्ल्स हॉस्टल में रहकर गुजारा करती हैं। उस लड़की ने मेरी बात वहां की वार्डन से करवाई। इस तरह मैं उस एनजीओ में रहने लगी। वहां कई ऐसी लड़कियां थीं जिनमें कोई न कोई हुनर था। जिनमें हुनर नहीं था उन्हें सिखाया जाता था। वहां रहते हुए मुझे 3 दिन बीत गए। मुझे सबकी बहुत याद आती थी। सबसे ज्यादा अफसोस अपनी किस्मत पर हो रहा था। फिर 1 महीना बीत गया और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने खुद को वहां व्यस्त कर लिया था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अपने लोगों पर जाता था। कुछ दिनों बाद मुझे वहां की आदत हो गई। मैं सारे काम करने लगी। हमें अच्छा खाना मिलता था। एक दिन वार्डन ने कहा, प्रिया आज राशन आने वाला है। एक लड़का रिक्शे से राशन लाएगा। उन्होंने मुझे राशन की लिस्ट दी और बोली, सारा सामान चेक करके अंदर रखवा देना। मैं बाहर खड़ी उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक रिक्शा आया। एक लड़का उसमें से उतरा और सामान नीचे रखने लगा। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। वह कोई और नहीं, सुधीर था। उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही वह सब भूल गया। उसने सामान वहीं फेंक दिया और मेरे पास आकर बोला,
तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कहाँ चले गए थे? मेरी नज़रें तुम्हें न जाने कब से ढूंढ रही थीं। वह बोला, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैं उन्हें लेकर मुंबई गया था। वहाँ उनका इलाज करवाने में काफ़ी दिन लग गए। जब मैं लौटा तो मेरी नज़र तुम्हारी खिड़की से नहीं हट रही थी। तुम वहाँ दिखाई नहीं दे रही थीं। मैंने आसपास के लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी की थी, लेकिन बारात वापस लौट गई। फिर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन अब वह तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने कहा, मेरे भैया मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था, मेरी कोई गलती नहीं थी। वह बोला, मैं सब जानता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हें आंखों से इशारे करता था? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, लेकिन माँ की तबीयत की वजह से इमरजेंसी आ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना जरूरी था। वहां से लौटकर मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे भाई को भी मिल गया। वह तुम्हें हर जगह तलाश कर रहा है। तुम्हारे घर का नौकर, जिसके साथ तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बदनाम किया, कुछ दिनों बाद लौटा। तुम्हारे भाई ने उसे बहुत मारा, उसे घर से बाहर तक खींच कर ले गए। बाहर भीड़ जमा हो गई थी। भैया उससे कह रहे थे, अब तू यहाँ क्या लेने आया है? वह नौकर रो रो कर कह रहा था, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया। नौकर ने कहा, आप मुझे बेवजह मार रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं। मैं पुलिस में शिकायत कर सकता हूं। मैं तो आपका नौकर हूं। भैया बोले, तेरा और मेरी बहन का अफेयर था। तू उसे भगाना चाहता था। तूने उससे शादी कर ली होगी। अब यहां क्या लेने आया? नौकर ने यह सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। वह बोला, अंकित भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? प्रिया दीदी मेरे लिए बहन की तरह थी। वह मुझसे उम्र में छोटी थी, फिर भी मैं उसे दीदी कहता था। भैया ने कहा, तो तू कहाँ गायब हो गया था? तू पहले घर से चला गया और बाद में मेरी बहन को भगाने को कहा ताकि मैं तुझे पकड़ न सकूं। नौकर बोला, अंकित भैया, मैं क्यों भागता? न मैं प्रिया दीदी को भगाने वाला था, न चुपके से गया। मैं तो दीदी की शादी से एक रात पहले भाभी को सब बताकर गया था। गांव में मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने भाभी से कुछ पैसे लिए थे। मैंने बताया था कि मुझे लौटने में 1 महीना लग सकता है। मेरी बहन की भी शादी थी। मैं 15 दिन बाद जाने वाला था, लेकिन पिताजी की तबीयत की वजह से 1 दिन पहले चला गया। यकीन न हो तो मेरे गांव फोन करके पूछ लीजिए। भैया ने भाभी की ओर देखा। भाभी घबरा गईं। उनके चेहरे की घबराहट से भैया समझ गए कि भाभी ने झूठ बोला था। नौकर बार बार कह रहा था, भाभी सच बताओ। लेकिन भाभी कहती रहीं, यह झूठ बोल रहा है। नौकर ने साबित कर दिया कि वह गांव गया था और मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था। भैया सिर पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। वे बोले, इस झूठी औरत की वजह से मैंने अपनी बहन को घर से निकाल दिया। भैया ने भाभी को थप्पड़ मारा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? भाभी ने सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा कि वह शुरू से मुझसे जलती थीं। भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे, इससे उन्हें जलन होती थी। जब मेरा रिश्ता अमीर घर से आया तो उनकी जलन और बढ़ा गई। वे सोचती थीं कि जो उन्हें इस घर में नहीं मिला वह मुझे ससुराल में न मिले, इसलिए उन्होंने मेरी शादी नहीं होने दी। उन्होंने मुझे नौकर के साथ बदनाम किया। यह सब मोहल्ला सुन रहा था। लोग भाभी को बुरा भला कहने लगे। तब से भैया मुझे ढूंढ रहे हैं। वह अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज तुम मिल गई हो। मेरे साथ अपने घर चलो, अपने भाई को माफ कर दो। सुधीर मेरे सामने खड़ा था और मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था। यह 1 महीना मैंने एनजीओ में कैसे गुजारा यह मैं ही जानती हूं। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसका बोझ मेरे दिल पर था। सुधीर मुझे मेरे घर ले आया। जब भैया को पता चला कि मैं लौट आई हूं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे रोते हुए मुझे गले लगाकर माफी मांगने लगे। भाभी भी माफी मांग रही थी। मैंने दोनों को माफ कर दिया। भैया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। भाभी को भी पछतावा था, क्योंकि भैया ने उन्हें डांटा था और कहा था, अगर मेरी बहन नहीं मिली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इससे भाभी डर गई थीं।
भाभी को लगता था कि भैया मुझे ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे बीच फूट डाली और मुझ पर नौकर के साथ इल्जाम लगाया। भाभी ने अपनी गलती की माफी मांग ली। सुधीर ने भैया भाभी को हमारे बारे में सब बता दिया। उसने कहा, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। भैया के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि मैं लौट आई थी, इसीलिए उन्हें सुधीर की बात का बुरा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद सुधीर अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर मेरे घर आया। भैया ने मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया। भैया भाभी ने गुड्डू भैया से भी माफी मांगी और शर्मिंदगी जाहिर की। कुछ दिनों बाद मेरी शादी सुधीर से हो गई। भाभी जो करना चाहती थीं, उसमें वे कामयाब नहीं हुई। उन्होंने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। मेरे दिल का राज जानकर भैया को मेरे खिलाफ भड़काया, लेकिन सच कभी छुपता नहीं, एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।